क्या पहलगाम हमले ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है, भारत की जनता को बता दिया है कि तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई नाथ नहीं, कोई नहीं है तुम्हारा गार्जियन, न सत्ता न विपक्ष। क्योंकि अभी पहलगाम हमले को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो सत्ता के साथ साथ विपक्ष को भी सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं। यदि सत्ता की जिम्मेदारी है सुरक्षा मुहैया कराना, अपने लोगों को सुरक्षित रखना, तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी है सत्ता की असफलताओं को देश के सामने रखते हुए उससे जवाबदेह ठहराना, सत्ता के कान गर्म करके उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना। मगर जब विपक्ष के सबसे बड़े नेता और उनकी पार्टी ही सत्ता के झूठ में सुर मिलाने लग जाए तो क्या यह सवाल नहीं उठता कि भारतीयों का कोई नाथ नहीं है क्या, हम हर तरफ से अनाथ हैं क्या। वैसे ये शब्द अगर आपको अतिशयोक्ति लग रहा हो तो जरा याद करिए, जब गोली लगने और गोली खाने के बाद कई घंटे तक भारतीय पहलगाम में तड़प रहे थे तो उस वक्त उन्हें क्या महसूस हुआ होगा। क्या उन्हें लगा होगा कि उनका कोई नाथ है, कोई देखने वाला है, कोई समझने वाला है उनकी समस्याओं को, उनके दुखों को, उनकी चोट को। अंग्रेजी के एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में मोदी सत्ता यानी गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के और प्रधानमंत्री के बहुत ही भयंकर वाले झूठ का पर्दाफाश किया है। ऐसा झूठ जो सत्ता ने विपक्ष से बोल दिया और विपक्ष ने चुपचाप उसे ही सच मान लिया, घोंट लिया और फिर पूरे देश को मनवाने की कोशिश की गई। वैसे जो लोग हिंदुत्व के नाम पर भाजपा का समर्थन करते हैं ना, उनके लिए भी एक बढ़िया सबक सामने आया है। सीए की कहानी को याद कर लीजिए, अभी थोड़ी देर में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि भारत से पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। गजब की बात सामने आई है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मसला बड़ा गंभीर है। ये खुलासा अपने आप में शर्मनाक भी है, चिंताजनक भी है और सवाल भी पैदा करता है कि क्या सब मिले हुए हैं जी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं और 2 सेकंड लगता है, अभी निपटा लीजिए, बाद में भूल जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, सोचिए कि कांग्रेस सत्ता में है और पहलगाम के आतंकी हमले में 26 लोग चुन चुनकर मार दिए जाते हैं। सोचिए कि बीजेपी का रिएक्शन क्या होगा। क्या सड़कों पर ऐसे ही सन्नाटा होता? क्या ऐसे ही बीजेपी चुपचाप होती? क्या आप सोच सकते हैं कि बीजेपी उस सर्वदलीय बैठक में जाती जिसमें प्रधानमंत्री ही नदारद हों, गायब हों और बीजेपी गृह मंत्री तथा रक्षा मंत्री का प्रवचन सुन के शांत हो जाती और फिर ये भी कहती कि हम सरकार के साथ हैं? याद करिए साल 2008 का मुंबई हमला। अगर मनमोहन सिंह सर्वदलीय बैठक में नहीं जाते तो सुषमा स्वराज और अरुण जेटली क्या करते? और सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अगर झूठ बोलते तो भाजपा क्या करते? ना नहीं, हकीकत है आज का विपक्ष पूरी तरह से नकारा नजर आने लगा है, निकम्मा नजर आने लगा है और ये कहते हुए कोई संकोच नहीं होना चाहिए क्योंकि पहलगाम में 26 भारतीयों के नरसंहार पर सरकार झूठ बोल रही है, रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ सर्वदलीय बैठक में बोला गया और विपक्ष हाथ पर हाथ धरे दिल्ली की गर्मी में लस्सी का मजा ले रहा है क्योंकि उसे जमीनी हकीकत मालूम नहीं है और जो लोग जमीनी हकीकत जानते हैं वो सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। ये सब कुछ अखबारों में छप रहा है। कश्मीर को कवर करने वाले पत्रकार वहां के होटल वाले, खच्चर वाले, गाड़ी वालों के हवाले से लिख रहे हैं और सरकार के झूठ का भंडाफोड़ तो अधिकारी भी कर रहे हैं मगर नाम बताने से डरते हैं। 24 अप्रैल को जब राजनाथ सिंह की अगुवाई में पहलगाम में भारतीयों के नरसंहार पर सर्वदलीय बैठक हुई तो उस बैठक में राहुल गांधी भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और किसी ने भी उस बैठक से निकलने के बाद यह सवाल नहीं किया कि इस देश में इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है और प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आते हैं। क्या ये इस देश के नागरिकों का अपमान नहीं है? क्या ये आतंकियों के हाथों मारे गए लोगों का अपमान नहीं है? क्या ये लोकतंत्र को ठेंगे पर रखने जैसा नहीं है? और वही प्रधानमंत्री 5 दिन बाद मन की बकवास में कहते हैं कि पहलगाम में मारे गए लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। सवाल यह है कि जो व्यक्ति जनता के वोट से चुने गए विपक्ष का सम्मान नहीं करता, उसके प्रति खुद को जवाबदेह नहीं मानता, वो क्या न्याय करेगा? और सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि 25 से ज्यादा भारतीयों को आतंकियों ने उनकी बीवियों के सामने गोली मारी। इस विभत्स नरसंहार की गवाह हर वो बेवा है जिसका सुहाग उजड़ गया मगर मोदी को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। उनके घुटने चटक रहे हैं। इस नरसंहार का एक ही बदला है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दो। सवाल यह है कि आज की सत्ता में इतनी हिम्मत बची है क्या? और बुजुर्गों ने कहा है कि थोथा चना बाजे घना। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बैठक में सबसे पहले यही सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए मगर कांग्रेस अध्यक्ष ने यह नहीं बताया कि राजनाथ सिंह और अमित शाह ने उनके सवाल का क्या जवाब दिया। कम से कम बताना तो चाहिए था कि कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को
को क्या जवाब मिला कि उन्होंने बैठक में 2 घंटे तक राजनाथ और अमित शाह को सुना। विपक्ष अगर प्रधानमंत्री की जवाबदेही चाहता था तो उसे बैठक का बहिष्कार करना चाहिए था, या फिर वो बैठक से बाहर आकर कहेगा कि हम सरकार के साथ हैं। मगर प्रधानमंत्री इस देश का अपमान कर रहे हैं, आतंकियों के हाथों मारे गए लोगों का अपमान कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से लगातार भाग रहे हैं, वो भी दुम दबा के। लेकिन जितना नकारा विपक्ष है उससे भी ज्यादा डरपोक कहीं अब देश की जनता होती जा रही है, क्योंकि इस जनता ने कभी मोदी से खुलकर सवाल नहीं किया। याद करिए, एक वक्त में छोटी छोटी घटनाओं पर भी लोग सड़कों पर उतर जाते थे, सत्ता में बैठे लोगों का इस्तीफा मांगा करते थे, उन्हें जिम्मेदार ठहराते थे। आज की परिस्थितियां क्या है? क्या एक व्यक्ति इस देश के ऊपर हो गया है कि सर्वदलीय बैठक में वो नहीं आता है, विपक्ष के साथ बातचीत नहीं करता? ऐसा नहीं है कि विपक्ष को यह बात पता नहीं है। हैदराबाद में भारत समिट में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज की राजनीति विपक्ष को पूरी तरह से रौंद देने की है, लेकिन वही राहुल गांधी प्यार से उस बैठक का बहिष्कार नहीं कर पाते हैं कि जिसमें शामिल होना प्रधानमंत्री अपनी शान में गुस्ताखी समझते हैं। और राहुल गांधी महात्मा गांधी की सविनय अवज्ञा को कैसे भूल जाते हैं? प्रधानमंत्री का अपनी जिम्मेदारी से भागना और अपने मन मुताबिक जनता को बयान देते रहना पहलगाम में मारे गए मासूमों का अपमान है। यह विपक्ष का भी अपमान है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि नरेंद्र मोदी को टारगेट करने से जनता नाराज हो जाएगी। आश्चर्य तो यह है कि जिस नेता की राजनीति का सूत्र वाक्य ही हो डरो मत, अगर वही सवालों से मुंह फेर लेता है तो फिर इस देश का क्या होगा अंदाजा लगा लीजिए। सर्वदलीय बैठक से निकलने के बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि पहलगाम में मोदी सत्ता से चूक हुई, सरकार को लगता था कि आतंकवादी टूरिस्टों पर हमला नहीं करेंगे। और अमित शाह ने बैठक में कहा कि पहलगाम के बैसरन में टूरिस्टों का जाना समय से पहले शुरू हो गया, मगर बैसरन को टूरिस्टों के लिए आधिकारिक तौर पर खोला नहीं गया था। याद रखिए, ये वही जगह थी जहां 26 लोगों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सरकार का दावा है कि पहलगाम को अमरनाथ यात्रा के टाइम खोला जाता था, लेकिन इस बार टैक्सी वाले, खच्चर वाले, होटल वाले पर्यटकों को अपने आप बैसरन ले जाने लगे। और तब विपक्ष को पूछना चाहिए था कि 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की मर्जी के बिना चिनार का एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर इन खच्चर वालों, होटल वालों की क्या औकात हो गई कि बैसरन में अपने मने जाने लगे, टूरिस्टों को लेकर जाने लगे। और अगर ऐसा हो रहा था तो आपकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? वो भी जाड़े में लस्सी पी रही थी क्या? आपने जांचा क्यों नहीं? आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपकी एजेंसियां कहां बिजी थी कि अप्रैल के महीने में बैसरन में क्या हो रहा था उसका अंदाजा नहीं लगा पाई? क्या उन्हें इस देश के लोगों की चिंता नहीं थी? मगर ऐसा कोई सवाल नहीं हुआ। विपक्ष सत्ता की दलीलें सुनकर चुपचाप लाडले बेटे की तरफ बाहर आ गया। कह दिया गया कि विपक्ष सरकार के साथ है, नरेंद्र मोदी पहलगाम का बदला लें। लेकिन जिस जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है। राहुल गांधी वहीं पीड़ितों से मिलने जाते हैं, अस्पताल का दौरा करते हैं, घायलों से मिलते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मगर जमीनी हकीकत पता नहीं करते क्या? सवाल राहुल गांधी से भी है कि आखिर उन्होंने सत्ता के झूठ को कैसे पचा लिया, वो भी चुपचाप। उन्हें उमर अब्दुल्ला से पूछना नहीं चाहिए था क्या कि सर्वदलीय बैठक में मुझे ये चीजें बताई गई हैं, ये कितनी सही है? बैसरन में टूरिस्टों का आना जाना कब शुरू होता है, कब खत्म होता है? खच्चर वाले, होटल वाले कितनी मनमानी करते हैं। मगर लगता नहीं कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ किया। जम्मू कश्मीर में स्थानीय व्यापारियों और लोगों से मुलाकात के बावजूद मोदी सत्ता के नैरेटिव पर सवाल नहीं किया। राहुल गांधी की राजनीति है कि वो लाशों पर राजनीति नहीं करेंगे, मगर बीजेपी लाशों पर राजनीति करने में उस्ताद है, पीएचडी हासिल है उसको। राहुल गांधी को यह भूलना नहीं चाहिए कि वो भी राजनीति में हैं, गांधी की तरह राजनीति से ऊपर नहीं है। और उनकी राजनीति नरेंद्र मोदी और अमित शाह की असफलताओं पर पर्दा डालने का काम कर रही है। सवाल सिर्फ राहुल गांधी से ही नहीं, कांग्रेस से है, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तमाम विपक्षी नेताओं से है कि वो सत्ता के झूठ पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं और जनता की आंखों में धूल झोंकने में मदद क्यों कर रहे हैं। क्यों राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मोदी को वॉक ओवर दिया जा रहा है। पहलगाम का सच जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि जब तक सच का पता नहीं चलेगा न्याय अधूरा होगा। और जनता के नरसंहार पर सवाल करना राष्ट्रद्रोह नहीं है। जनता ही तो राष्ट्र है, उसकी मौत पर अगर सन्नाटा मार लिए तो इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह क्या होगा। सच्चाई यह है कि मोदी सत्ता इस देश के 140 करोड़ लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है, वो भी दिन दहाड़े। और मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक में जो कहा वो विपक्ष को बताया वो सच नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग सत्ता के सच से सहमत नहीं है, वे सरकार के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह ने जब कहा कि बैसरन घाटी को आधिकारिक तौर पर नहीं खोला गया था, तब वो पूरे विपक्ष के सामने बैसरन से पुलिस और सुरक्षा बलों की गैर मौजूदगी को जायज ठहरा रहे थे, बता रहे थे कि बैसरन में पुलिस वाले और सीआरपीएफ के जवान क्यों नहीं थे। लेकिन सच्चाई छुपाए नहीं छुपती। अब कश्मीर के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि बैसरन में जहां आतंकियों ने 26 लोगों को चुन चुन के मारा, वो जगह पूरे साल खुली रहती है। फिर से सुनिए, कश्मीर के लोगों का कहना है कि बैसरन में जहां आतंकियों ने 26 लोगों को चुन चुन कर मारा, वो जगह पूरे साल खुली रहती है। न सर्दी में बंद होती है, न गर्मी में बंद होती है। 12 महीने टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। टूर ऑपरेटर, खच्चर वाले, अधिकारी भी दावा कर
कर रहे हैं कि सरकार जो कह रही है वो झूठ है। अब आपको पता चल गया होगा कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक में क्या बोला, किस तरीके से विपक्ष को बरगलाया। गोदी मीडिया की खबरें प्लांट करवाई गई कि बैसरण को जून से पहले नहीं खोला जाता, अमरनाथ यात्रा के टाइम पर खोला जाता है। मगर पहलगाम के लोग कुछ और ही कह रहे हैं। जनता झूठ क्यों बोलेगी? उसको थोड़ी ना राजनीति में आना है, प्रधानमंत्री बनना है झूठ बोल के, उसे कुर्सी का लालच तो है नहीं। मगर दिल्ली की सरकार जनता के उलट बोलती है। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। सरकार का झूठ इतना बड़ा है कि उसने विपक्ष से कह दिया कि टूर ऑपरेटर्स, गाइड और होटल वालों को कहा गया था कि टूरिस्ट की जानकारी लोकल पुलिस को दें। यानी जनता के टैक्स का पैसा धुएं में उड़ाया जा रहा है और खुफिया एजेंसियों के निकम्मेपन ने जनता की जान ले ली। सवाल यह है कि अगर सरकार टूर ऑपरेटर्स, गाइड और होटल वालों के भरोसे बैठी रहेगी तो इस देश का क्या होगा? आपकी सुरक्षा का क्या होगा? हिंदुस्तान टाइम्स के अमीर एहसान ने पोनी चलाने वाले संगठनों के प्रेसिडेंट वहीद अहमद के हवाले से लिखा कि वो 20 साल से बैसरण में टूरिस्टों को घुमा रहे हैं, 20 साल से, और इसके लिए कभी भी पुलिस या फिर सुरक्षा बलों से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। और अब तो मौसम ऐसा होने लगा है कि पर्यटक सर्दियों के मौसम में भी बैसरण जाते हैं। 24 अप्रैल को ही हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि पहलगाम शहर के बाजार से बैसरण जाने वाले रास्ते पर कोई भी हथियारबंद जवान नहीं था। सिक्योरिटी के नाम पर 4 गार्ड थे खाली, और सीआरपीएफ का सबसे नजदीकी कैंप बैसरण से 5 किलोमीटर दूर। क्या विपक्ष ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया है? आखिर वो सरकार के झूठ में शामिल कैसे हो सकता है? विपक्ष ये क्यों नहीं पता लगा पाया कि पहलगाम जाने वाले 10 में से 7 लोग बैसरण जाते हैं और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था न होना सीधे तौर पर अमित शाह का फेलियर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस अमित शाह को रिपोर्ट करती है। आप दर्शक भी ध्यान रखिएगा, अर्नब गोस्वामी जैसे लपड़झंडिसों के चक्कर में न पड़िए। उस व्यक्ति को यह तक मालूम नहीं कि जम्मू कश्मीर की पुलिस का जिम्मा किसके हाथों में है, कौन संभालता है। अमित शाह को बताना चाहिए कि खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, और स्थानीय लोगों के दावों को पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड भी सपोर्ट करते हैं, जिन पर लिखा है कि बैसरण जाने के लिए प्रति व्यक्ति 35 रुपया लगेगा। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी जानती है कि साल के 12 महीने टूरिस्ट बैसरण आते हैं, इसलिए वहां पर्यटकों के स्वागत में बोर्ड लगे। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और टूरिज्म से जुड़े अधिकारी नाम न बताने की शर्त पर कहते भी हैं कि बैसरण जाने के लिए कभी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस या पुलिस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो यह है बैसरण का सच, अमित शाह के दावों का सच, जो देश से छुपाया जा रहा है, विपक्ष से छुपाया गया है। याद रखिए कि बैसरण में जब आतंकियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या की तो सीआरपीएफ के जवानों को वहां पहुंचने में 1 घंटा लगा। सोचिए, जो घायल हुए होंगे उनकी स्थिति क्या रही होगी उस 1 घंटे में। तो उसके बाद जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी तो दूसरे जवानों को वहां पहुंचने में 1 घंटा 50 मिनट यानी लगभग 2 घंटा लगा। सोचिए, क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि इस दौरान बहुत सारे ऐसे भी लोग रहे होंगे जिनकी जान बचाई जा सकती थी मेडिकल ट्रीटमेंट देकर, मगर देरी की वजह से उनकी जान चली गई। और ये सारे जवान तब पहुंचे जब आतंकी लोगों को गोलियां मार के फरार हो चुके थे। वहीद अहमद ने कहा कि पहलगाम का बैसरण बहुत ही पॉपुलर है, उसके बावजूद सरकार ने वहां पर फोर्स की तैनाती नहीं की, कोई एडिशनल फोर्स नहीं लगाई, बावजूद इसके कि हाल के दिनों में पहलगाम जाने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सवाल यह भी है कि क्या ये सब कुछ खुफिया एजेंसियां अमित शाह को नहीं बता रही थी, या सब कुछ राम भरोसे चल रहा था? ऐसा लगता है कि मोदी के बाद अमित शाह को भी रैलियां करने और विधायक तोड़ने से फुर्सतें नहीं मिल पा रही है, ताकि वो इन चीजों पर भी नजर रख सके, पता लगा सके कि जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। एक गृहमंत्री जब सत्ता को मैनेज करने का काम करने लग जाता है, जब अपनी कुर्सी को दिन रात पॉलिश करने में लगा रहता है, प्रधानमंत्री की बैसाखियों को टाइट करने में लगा रहता है, तब ऐसी भारी चूक होती है और उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। और विपक्ष ये भी नहीं कह पा रहा कि पहलगाम में हमला दरअसल हुआ नहीं बल्कि होने दिया गया, रास्ता साफ किया गया कि आओ आतंकियों मारो, क्योंकि बिना सुरक्षा इंतजाम के पर्यटकों को उनके हाल पर छोड़ देना बहुत बड़ा पाप है। और अपने प्रधानमंत्री को इस देश की इतनी परवाह है कि वो सर्वदलीय बैठक में जाना भी ठीक नहीं समझते। किसान आंदोलन के दौरान सत्यपाल मलिक ने जब किसानों की शहादत का मुद्दा उठाया तो नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया कि मेरे लिए मरे हैं क्या। समझ लीजिए कि हुजूर को आपकी जान की कितनी चिंता है। और हाँ, अमित शाह का फेलियर सिर्फ इतना ही नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून बनाकर श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार से आने वाले हिंदुओं को नागरिकता देने की बात करने वाली सरकार आज पाकिस्तान के हिंदुओं को चुन चुन कर भारत से वापस भेज रही है। और खबरों की माने तो गुजरात में भी इनकी संख्या कम नहीं है। अहमदाबाद में ऐसे सैकड़ों लोग चिन्हित किए गए हैं जिन्हें पाकिस्तान भेजा जाना है। उत्तराखंड में तो धामी की सरकार ने 77 पाकिस्तानी हिंदुओं को ही 4 धाम यात्रा पर जाने से रोक दिया। ये लोग 30 अप्रैल से 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन अब उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है। यानी आप भले ही हिंदू हैं
पाकिस्तान के हैं तो भी आपको चार धाम यात्रा करने से रोक दिया जाएगा। जो लोग नागरिकता संशोधन कानून के जरिए हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे, मोदी और अमित शाह का समर्थन कर रहे थे, उन हिंदुओं को भी समझना होगा कि हिंदू होना एक पहचान हो सकती है, मगर वही सब कुछ नहीं है। भारत के मुसलमानों पर निशाना साधने वाले दानिश कनेरिया को समझना चाहिए कि अब वो चार धाम की यात्रा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सत्ता के लिए पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान है, हिंदू और मुसलमान नहीं। जैसा व्यवहार मुसलमानों के साथ हो रहा है वैसा ही व्यवहार पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ भी हो रहा है। और अब आपसे कोई ये कहे कि पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत आ जाना चाहिए, तब समझ जाएगा कि वो हिंदुत्व की राजनीति का शिकार है। अमित शाह की अगुवाई में जब नागरिकता संशोधन कानून बना तो विरोध इसी बात का था कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून से मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया है? लेकिन इस सरकार को हिंदू मुसलमान के बिना चैन नहीं आता। सत्ता के पाले हुए नफरती चिंटू पहलगाम हमले के बहाने हर सवाल पूछने वाले को टारगेट कर रहे हैं। भोजपुरी को बचाने की लड़ाई लड़ने वाली नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो पाकिस्तानियों ने ट्वीट कर दिया तो गोदी मीडिया की एक एंकर उनके पीछे पड़ गई। गायिका को सफाई देनी पड़ी कि उनके परिवार के सारे लोग फौज में हैं, बॉर्डर पर खर्च हो रहे हैं। बावजूद इसके चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग नेहा सिंह राठौर को टारगेट कर रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे महाराष्ट्र सरकार का मंत्री नीतीश राणे कहता है कि आतंकियों ने हमें मारने से पहले हमारा धर्म पूछा था, इसलिए अब हिंदुओं को कुछ भी खरीदने से पहले दुकानदार से उसका धर्म पूछना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कहा कि आतंकवादियों ने सुनिश्चित किया कि उनके हाथों से कोई मुसलमान न मरे। और राजस्थान में भाजपा का विधायक बाल मुकुंद आचार्य जयपुर की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जय श्री राम का नारा लगाता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलता है, और जैसे ही इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तुरंत ही राष्ट्रवाद का चस्का उतर जाता है, माफी मांगने लगते हैं। मगर सवाल यह है कि पाकिस्तान और उसके आतंकियों ने अगर कुछ किया तो उसके लिए जिम्मेदार भारत के मुसलमान कैसे हो गए? और यदि धर्म के आधार पर आप यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तानी मानते हैं तो फिर पाकिस्तान के जो हिंदू भारत में थे उनके साथ मुसलमानों यानी पाकिस्तानी मुसलमानों जैसा व्यवहार क्यों? यानी सारा खिचड़ी बनाकर रख दिया गया है। ये सारा तांडव इसलिए किया जा रहा है ताकि मुसलमानों को टारगेट करके सरकार की असफलताओं को छिपाया जा सके। और तब पहलगाम हमले में साजिश की बू आती है कि किस तरह आतंकियों की करतूत सत्ता के एजेंडे को धार देने वाली है। मोदी सत्ता के बड़े मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जब तक 140 करोड़ भारतीय देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म नहीं मानते तब तक पहलगाम जैसे हमले देश को परेशान करते रहेंगे। सवाल यह है कि क्या 140 करोड़ की आबादी की राष्ट्रभक्ति में, देशभक्ति में कोई कमी है? क्या भाजपा के मंत्री, नरेंद्र मोदी के मंत्री यही कहना चाहते हैं कि लोगों के भीतर राष्ट्रभक्ति की कमी है इसीलिए आतंकी हमला करके चले जाते हैं? यानी अगर राष्ट्रभक्ति होती तो लोग AK-47 लेके घूमने जाते। ये सारी बकवास सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि मोदी शाह की जोड़ी को बचाया जा सके, उनकी असफलताओं को छुपाया जा सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने उनके झूठों का पर्दाफाश कर दिया है। मगर विपक्ष अभी भी चुप है। और तभी याद आता है केजरीवाल का वो बयान कि सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं, सब एक दूसरे को समय आने पर बचा लेते हैं। देश की जनता का क्या होगा, देश का क्या होगा, उनकी सुरक्षा का क्या होगा, ये बाद में देख लिया जाएगा। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।